नमस्कार। तो सार्कोइडोसिस पार्ट 1 में हमने जाना कि सार्कोइडोसिस होती क्या है, उसके होने के कारण क्या क्या हैं, उसको कहाँ कहाँ पर डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके स्टेजेस कौन से होते हैं लंग्स में। इसके बाद चिकित्सा जो है वो हमने सवेरे सवेरे जागने से लेकर के व्यायाम कौन से करने हैं वो पार्ट 1 में हमने पूरा कर लिया। अब हम देखते हैं कि पार्ट 2 जो है वो इसलिए है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा क्या करेंगे सार्कोइडोसिस के लिए और आपकी आहार चिकित्सा कैसी रहेगी सार्कोइडोसिस में। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत इफेक्टिवली काम करेंगे। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी में जैसे आप आहार चिकित्सा की बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जीरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है हल्दी। हल्दी और जीरा दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा काम करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को अच्छे तरीके से बाइंड करके शरीर से बाहर निकालने का काम कर सकते हैं। फाइटोकेमिकल की प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें, ये आपके शरीर में आपके शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आप तुलसी का उपयोग कर सकते हैं। मुलेठी बहुत अच्छी ब्रोंकोडायलेटर होती है, म्यूकोलाइटिक होती है और एक्सपेक्टोरेंट भी होती है। तो जो कफ फेफड़ों में जमा होता है या फेफड़ों में चिपकता है उस कफ को निकालने का काम कर सकती है। अब देखते हैं हम किस तरीके से इन चीजों का उपयोग करें। तो सवेरे आपने व्यायाम कर लिया, व्यायाम करने के बाद अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो आप थोड़ी सी गुड़ के साथ में मुलेठी, सौंठ और तुलसी के सूखे पत्ते, इनको आप मिला करके गुड़ के साथ में गोलियां बना के रख लें। आधा कप गुनगुने पानी के साथ आप छोटी छोटी 2 गोलियां सवेरे सवेरे आप व्यायाम करने के बाद ले सकते हैं। इसके बाद आप जब ब्रेकफास्ट का टाइम जब आपका आएगा तो ब्रेकफास्ट में आपको कोशिश ये करनी है कि कुछ ऐसा खाएं जो जल्दी तो पच जाए और साथ में शरीर को अच्छी मात्रा में ऊर्जा दे और जो कफ वर्धक ना हो। तो आप चावल नहीं खा सकते, आलू से बनी कोई चीज नहीं खा सकते, मैदे से बनी कोई चीज नहीं खानी है आपको, चिकनाई जिसमें ज्यादा हो ऐसी कोई चीज नहीं खानी है, डीप फ्राइड या बहुत समय से रखी हुई कोई चीज है, पैक्ड आइटम्स जो होते हैं उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो आप क्या खा सकते हैं, पतला सा वेजिटेबल दलिया जिसमें आप अच्छी मात्रा में हल्दी और हींग का उपयोग करें, उसमें जीरे का अच्छे से छौंक लगा हो, वो आप ले सकते हैं। और छौंक का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा घी भर के आपने छौंक लगा लिया है, जरा सा या तो जो पहली घानी का कच्ची घानी का सरसों का तेल होता है उसका छौंक लगाएं या फिर गाय का घी आप छौंक लगाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं, जरा सा बिल्कुल। तो ये तो हो जाएगा आपका ब्रेकफास्ट वेजिटेबल दलिया। या फिर अगर आप वेजिटेबल दलिया के अलावा कुछ ऑप्शन चाहते हैं तो फिर आप बॉइल्ड सैलेड या बॉइल्ड सब्जियों का सूप ले सकते हैं। अगर आपका वजन भी साथ में ज्यादा है तो सूप आपके शरीर में ऊर्जा तो देगा लेकिन कैलोरी कम पहुंचेगी, जो आपके वजन को भी कम करने का काम करेगा। अब हम देखते हैं प्री लंच आपको स्टीम्ड सैलेड, उसके साथ में थोड़ा सा काली मिर्च और सौंठ का पाउडर आपने स्टीम्ड सैलेड पर डाल दिया, आप उसको चबा के खूब चबा के खाएं लंच के आधे घंटे पहले। उसके बाद लंच में आपको बहुत मोटे आटे की या तो मक्के की रोटी और सर्दियों में आप बाजरे की रोटी का उपयोग भी कर सकते हैं। लंच और डिनर के बीच में जो 3 बजे के आसपास का टाइम होगा उसमें आप मुलेठी, सौंठ, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और तुलसी के पत्ते पानी में डाल के उबाल करके वो काढ़ा अगर आप लेते हैं तो वो काढ़ा आपके फेफड़ों में उपजती हुई सार्कोइड्स की कॉलोनी को कम करने का काम करेगा, सार्कोइडोसिस में थोड़ा सा आराम करेगा। तो वो काढ़ा आपके लिए ठीक रहेगा। और ये काढ़े जो भी हैं, बोला जाता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट वेदर होम रेमेडीज और एलोपैथी और होम्योपैथी डज नॉट क्योर बट गिव्स ऑन रिलीफ इन सिम्टम्स। तो ये सिम्टोमेटिक रिलीफ तो आपको करा देते हैं लेकिन आपके ट्रीटमेंट के लिए क्या जरूरी है, क्योर कैसे होगी आपकी बीमारी, उसके लिए आपको अपने शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता मतलब इम्यूनिटी को इंप्रूव कराना है।
जितनी आपके शरीर में दम आएगी, लड़ने की क्षमता आएगी, उतना ही आपका शरीर स्टेबल होना चालू हो जाएगा। ठीक है। शाम का खाना जो है वो आपको 7 बजे के आसपास खा लेना है, और 7 बजे का मतलब है कि आप अगर शाम को 7 बजे तक खाना खाना है तो लगभग 6:40 पर आपको खाने बैठ जाना चाहिए। मैक्सिमम 7:30 बजे तक खाना खा के आप फ्री हो जाओ, क्योंकि 7:30 बजे तक जब आप खाना खाओगे तो 3-3.5 घंटे के बाद आपको सोना है, तो लगभग 11 बजे आप सो सकते हैं। ठीक है। अगर आपने खाना खाया 9 बजे और 9:30 बजे सो गए, या फिर आपने खाना खाया 9:30 बजे और 10 बजे आप सो गए, तो निश्चित ही ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आहार का क्रम। और खाना, शाम का खाना खाने के बाद जब आप रात को सोने की तैयारी करने लगे तो 15 से 20 मिनट पहले आपको या तो मुलैठी का काढ़ा या फिर तुलसी और अदरक का काढ़ा आप बना करके पी सकते हैं। ये काफी इफेक्टिवली आपके फेफड़ों में जमे हुए कफ को निकालने का काम करेगा, फेफड़ों को मजबूत बनाने का काम करेगा। इसके बाद अब आती है बारी प्राकृतिक चिकित्सा में आप क्या क्या कर सकते हैं जो सार्कोइडोसिस के लिए काफी इफेक्टिव हो। तो सार्कोइडोसिस की प्राकृतिक चिकित्सा जो हो सकती है, सबसे पहले तो हम एम ऑफ ट्रीटमेंट जो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए रखेंगे सार्कोइडोसिस के केस में, वो रखेंगे एलिमिनेशन, क्योंकि हम मानते हैं एलिमिनेशन ऑफ डिपॉजिट एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज द मेन क्योर। एलिमिनेशन जो है, आप अगर जो डिपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो ये होगा आपके शरीर के लिए परमानेंट क्योर का एक रास्ता, जहां से आप अपने शरीर को पूरे तरीके से निरोगी बना सकते हैं। तो एलिमिनेशन में क्या करेंगे? एलिमिनेशन में बहुत अच्छा तरीका होता है, आप छाती पीठ पर गर्म पानी की थैली से सेक कर लीजिए, पेट पर गर्म ठंडा सेक कर लीजिए, और उसके बाद अगर आपने पहले नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट कहीं लिया हुआ है तो फिर आप एनिमा का एक प्रोसेस होता है, एनिमा में पानी गुनगुना करके, साफ पानी होना चाहिए, उसको हल्का सा गुनगुना करके, नीम के पत्ते अगर हैं तो नीम के पत्ते पानी में डाल के उबाल के, और जब वो पानी हल्का निमाया गुनगुना रह जाए तो उस पानी को, एनिमा की कैन आती है, एक रबर का कैथेटर आता है, एनिमा का पूरा प्रोसेस है, पूरा वीडियो है एनिमा कैसे लेते हैं। आप एनिमा ले सकते हैं जो आपकी आंतों में बसे हुए, बहुत लंबे समय से जो आंतों में कचरा बस रहा था उसको निकाल के बाहर करेंगे, जो आपके शरीर के लिए इंटेस्टिनल इंटॉक्सिकेंट्स को निकालने का काम हो जाएगा। तो आपके एलिमिनेशन में ये प्रोसेस बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आप घर में हैं तो घर में घरेलू चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में हो सकती है, वो है फेशियल स्टीम। आप अच्छी मात्रा में या तो विक्स या फिर झंडूबाम या फिर कार्बोल के ग्रीन कलर के जो कैप्सूल आते हैं वो, या फिर सफेदा जिसको यूकेलिप्टस या फिर नीलगिरी बोला जाता है, उसके पत्ते पानी में डाल करके, या फिर नीलगिरी का तेल आपको मिल जाएगा कहीं भी आयुर्वेद के मेडिकल शॉप पर, तो वो अगर 3-4 बूंद 1 लीटर पानी में डाल के, पानी को उबाल करके उसकी भाप जो बनेगी वो भाप नाक से होते हुए फेफड़ों तक ले जानी है। ये सफेदे की भाप, फेशियल स्टीम करके एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये लेना है भाप, जो आपको इस समस्या से निजात दिला पाए। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक। इसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको नस्य बोला जाता है। नस्य अगर आप करते हैं तो ये आपके नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन में जो डिपोजिशन हो रहा है, जो ड्राइनेस आ रही है, उस ड्राइनेस को कम करने का काम करेगा, और ये आपके प्राणायाम करने के लिए तैयारी के रूप में काम करेगा। तो ये नस्य आप जरूर करें। नस्य का पूरा वीडियो है, आप नस्य के पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, उसका किस तरीके से अभ्यास करें कि वो पूरा लाभ करे, इसके लिए पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो आप उस वीडियो को, नस्य वाले वीडियो को देख सकते हैं। फिर होता है एक सौम्य पाद स्नान, गुनगुने पानी में पैर डालना। ये डेरिवेटिव इफेक्ट देता है। ये आपके, जब आप गुनगुने पानी में पैर पिंडलियों तक डुबा करके रखते हैं, उस समय आपके शरीर में जो भी खून ऊपर की तरफ है वो डेरिवेट होते हुए नीचे की तरफ आना चालू हो जाता है, पैरों पे खून आता है, तो ऊपर से कंजेशन जो है वो रिलीव होता है, कंजेशन धीरे धीरे करके नीचे की तरफ चलेगा, और फिर जैसे ही पैर आप निकालते हो तो फिर से खून ऊपर की तरफ आता है। तो ये ब्लड का सर्कुलेशन जो है, खून का संचार जो है वो इंप्रूव हो जाता है फेफड़ों पर और आपके पूरे शरीर में। तो ये काफी इफेक्टिव प्रोसेस रहेगा, और ये स्लीप इंड्यूसर के जैसे भी काम करेगा। रात को सोने के पहले अगर इस चिकित्सा को आप करते हैं तो ये चिकित्सा आपके नींद लाने में भी बहुत उपयोगी रहेगी। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आने की समस्या है, तो नींद नहीं आने की समस्या
अगर आपकी कंजेशन की वजह से है या सेरेब्रल कंजेशन की वजह से है या फिर पैरों में दर्द की वजह से है, तो इन सारी वजहों को खत्म करके ये गुनगुने पानी में पैर डालना आपके लिए नींद लाने वाला नुस्खा भी माना जाएगा। तो ये हो जाती है प्राकृतिक चिकित्सा। इसके अलावा अगर आप शुद्धि क्रियाओं पर जाना चाहें, सठकर्म पर जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा सठकर्म एक होता है जिसमें नैति कर सकते हैं आप। नैति, जल नैति, रबर नैति, सूत्र नैति और तेल एवं घृत नैति, ये नैति के पूरे वीडियोस हैं आपके। आप जल नैति घर में आराम से कर सकते हैं, तो जल नैति का अभ्यास आप घर में कर लें। अगर आप रोज कर सकते हैं तो नियमित रोज आप जल नैति का अभ्यास कर लें, और नहीं तो नस्य जो आपको बताया जिसको तेल एवं घृत नैति बोला जाता है, वो तो आपको करना ही करना है। तो ये हो जाएगी प्राकृतिक चिकित्सा। इसके अलावा अगर आपको, जैसे ये तो हो गई कि फेफड़ों में प्रॉब्लम अगर आ रही थी, तो अगर आपके आंख में सार्कोइडोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपनी आंख को बिल्कुल साफ रखने की आवश्यकता है। आप एक तो चश्मा लगा के रखें ताकि एक्सटर्नल जो फिजिकल प्रॉब्लम्स जो आपके आ रही हैं, एकदम से रोशनी, तेज रोशनी आपकी आंखों को परेशान कर रही है, या सनलाइट आपको परेशान कर रही है, या फिर जो चकाचौंध है लाइटों की, या फिर जैसे आप रात को कहीं जा रहे हैं और लाइटें बहुत सारी आपकी आंखों पर पड़ रही हैं, तो ये आपके लिए रोग वर्धक हो जाएंगी। इनसे आपको अपने आंखों को बचाना है, तो आप हर समय चश्मा लगा के रख सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपका आई हाइजीन जो होता है, चाक्षुष जिसको बोलते हैं, आंख की सफाई करने के उद्देश्य से आप चाहें तो त्रिफला के पानी से या फिर आप गुलाब जल के पानी से आंखों को धो सकते हैं, ये काफी इफेक्टिव रहेगा। इसके साथ में आप अपने आंखों के लिए आप आंखों में या तो गुलाब जल 1-1, 2-2 बूंद करके आंखों में डाल भी सकते हैं, जो आपकी आंखों में ठंडक पहुंचाने का काम करेगा। और कॉटन के कपड़े को ठंडे पानी में भिगो करके निचोड़ करके आप आंखों पर रखेंगे, उससे भी आपकी आंखों में जो रेडनेस आ रही थी या जो बर्निंग सेंसेशन लगातार आए जा रहे थे, उसमें बहुत अच्छा आराम मिलना चालू होगा। अगर आपकी स्किन पर रेड रैसेज आ रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको अपनी स्किन की केयर करने की जरूरत होगी, आपको अपने स्किन को बचाने की आवश्यकता होगी। तो आपको बादिंग टेक्निक, नहाना किस तरीके से है, उस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, उसमें बादिंग टेक्निक, जो प्रॉपर बादिंग टेक्निक है, वो पूरी समझाई है। उस प्रोसेस से आप नहाना चालू कर दें, और साथ में आप कपड़े जो हैं वो कुछ ऐसे पहने, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ पहने। आप कुछ भी ऐसे जो टेरिलिन के कपड़े होते हैं या पॉलिस्टर के कपड़े जो होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें, और कपड़े आपके बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। क्लॉथ हाइजीन आपको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। आप फैब्रिक कंडीशनर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्किन काफी, अगर स्किन पर ये रैसेज आ रहे हैं तो स्किन बहुत सॉफ्ट होती है ऐसे लोगों की, और स्किन पर काफी इरिटेशन होना चालू हो जाता है। तो सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ्स जो है ना, वो आपके लिए काफी इफेक्टिव रहेंगे। और उन क्लॉथ्स को भी, उन कपड़ों को भी आप लिक्विड डिटर्जेंट में धोने के बाद फैब्रिक कंडीशनर में डाल करके फिर उपयोग में लें, तो वो आपके स्किन को इरिटेट होने से बचाने का काम करेंगे। ये तो हो जाता है आपका स्किन की केयर, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए रैसेस बहुत ज्यादा है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा लग रही है स्किन पर, तो आप नारियल के तेल में कपूर मिला करके दिन में 1 बार कम से कम, और अगर पॉसिबल हो तो 2 बार लगा सकते हैं। ये आपके लिए हो जाएगा एक्स्ट्रा केयर, जो आप अपनी स्किन की भी कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आप सार्कोइडोसिस के पेशेंट अगर हैं, तो सार्कोइडोसिस में आपको धैर्य बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य के बिना आप इलाज नहीं कर सकते हैं। धैर्य अगर आपका टूटा, हम तो 10 दिन से कर रहे हैं, हमको आराम नहीं हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। आप धैर्य जरूर रखें, क्योंकि सार्कोइडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो अगर आप अच्छे तरीके से पूरे रूटीन का फॉलोअप करेंगे, तो निश्चित ही इस समस्या से आप पूरे तरीके से निजात पा सकते हैं। एक कहावत है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, लेकिन उस ऐसी कठिन समस्याओं से, ऐसी कठिन परिस्थितियों से जूझकर बाहर निकलने के लिए हमको प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना प्रयास करे तो कुछ भी नहीं मिलता। बिना प्रयास करे तो हमारे सामने थाली जो रखी होती है, उसमें से खाना हमारे मुंह में नहीं जाता। उसके लिए भी हमें अपने हाथ से कौर बना करके मुंह में डालना पड़ता है, तभी तो मुंह में जाता है। तो बीमारियां, जो जीर्ण रोग हैं, जो ऐसी बीमारियां हैं सामान्य तौर पर जिनके लिए कहा जाता है कि ये बीमारियां आपकी सही नहीं होंगी,
उनको सही करने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी, आपको लगनशीलता की आवश्यकता होगी, फर्म डिटर्मिनेशन की जरूरत होगी। एक प्रिंसिपल होता है पेशेंस ऑन बिल, फर्म डिटर्मिनेशन एंड जो हम स्वतः सही हो जाएंगे, हमें पूरा ठीक होना है, ये जो मन है, ये जो इच्छा है, ये जो दृढ़ संकल्प है, अगर हम ये ले लेंगे तो निश्चित ही हम सार्कोइडोसिस को एक दिन जरूर हराएंगे। अगर आपको सार्कोइडोसिस से संबंधित और कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। सामान्य तौर पर इसके ट्रीटमेंट जो होते हैं ये एसिक्लोफेनेक, पैरासिटामोल और स्टेरॉइड के कॉम्बिनेशन से इसको जनरली ट्रीट किया जाता है। स्टेरॉइड इतना ज्यादा दिया जाता है कि आज सार्कोइडोसिस ठीक हो या नहीं हो ये पता नहीं है, लेकिन आज से 5 साल के बाद पूरे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चालू हो जाएगा। जोड़ खराब हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, आपके ब्रेन पर बहुत खराब इफेक्ट जाएंगे। हेपेटोटॉक्सिक होते हैं तो लिवर पर प्रॉब्लम आएगी, नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं तो आपकी किडनी खराब होना चालू हो जाएगी, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं तो आपके मस्तिष्क में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगी। तो उन स्टेरॉइड्स को एकदम से, तो खैर मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम से छोड़ दो, बंद कर दो सारा, एकदम से स्टेरॉइड बंद करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चलते हुए स्टेरॉइड को अभी चलाना चालू रखें और धीरे धीरे करके आप अपना ये रूटीन जो है नेचुरोपैथी, योगा और आहार चिकित्सा वाला, इसको अच्छे तरीके से फॉलो करते रहिए और धीरे धीरे करके एक समय आएगा जब आपका शरीर मजबूत होना चालू होगा तो आपके स्टेरॉइड की क्वांटिटी जो है वो कम होना चालू हो जाएगी। धीरे धीरे करके स्टेरॉइड खत्म हो जाएंगे और आपका शरीर आपकी नेचुरल लाइफस्टाइल से, कहा जाता है प्रकृति के संग चलें तो जीवन रंग खिले। अगर आप प्रकृति के अनुरूप चलना चालू कर देंगे तो निश्चित ही जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रयास करें और आपको फल ना मिले। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको ऐसा लगे कि लोगों तक पहुंचाने से लोगों का भला होगा तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।